हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्री एजुकेशन बाय विजय। फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग मेडिवल इंडिया शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी आने वाले वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितने भी मैंने अपने पुराने वीडियोज़ बनाए हैं जो एंसेंट हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड थी, वो सारी वीडियोज़ आप देख भी पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किए बिना ना जाएं। तो मेडिवल इंडिया हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज। और देखिए, मेडिवल इंडिया को जो है वो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो मेडिवल इंडिया का पहला पार्ट है, जिसमें हम लोग अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग जो है इसमें 650 से लेकर 1206 एडी तक के बीच की बातचीत करेंगे। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो है नॉर्दर्न इंडिया। आज बेसिकली हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, एज ऑफ 3 एम्पायर्स। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग साउथ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें हम बेसिकली कवर करेंगे जो साउथ इंडिया की सबसे बेहतरीन एम्पायर और डायनेस्टी रही थी काफ़ी लंबे समय तक, चोला डायनेस्टी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो साउथ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, उस बारे में होगा, अर्ली मेडिवल पीरियड, एंड वी विल डिस्कस अबाउट चोला डायनेस्टी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में 3 एम्पायर्स थे, ठीक है। पहला द पालाज, दूसरा द गुर्जर एंड प्रतिहाराज, एंड तीसरा द राष्ट्रकूटाज। तो ये तीनों ही जो डायनेस्टी थी ना, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किसका क्या है। पालाज जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अपना शासन कर रही थी। गुर्जर और प्रतिहाराज जो हैं वो जो है कहाँ तक शासन कर रही थी। गुर्जर प्रतिहाराज देखिए यहाँ से लेकर एक बड़ा सा एरिया जो है वो कवर कर रही थी, वेस्ट इंडिया से लेकर ईस्टर्न पार्ट तक एंड मिडिल इंडिया। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन द राष्ट्रकूटास देखिए काफ़ी लंबे एरिया में इन्होंने भी शासन किया, ठीक है। डेक्कन और गंगा वैली ये सब सारे में उन्होंने शासन किया था। सो विल डिस्कस about all these 3 empires, the Palas, Gurjar and Pratiharas and Rashtrakutas. So let us move forward. तो देखिए, पहला जो हमारा स्लाइड है इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं एज ऑफ द 3 एम्पायर। ये जो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट नॉर्थ इंडिया एम्पायर ड्यूरिंग 800 एंड 1000 अप्रॉक्स एडी। ये अप्रॉक्स मैंने बोला था कि इसके आगे पीछे हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस। Large states arose in North India and the Deccan between AD 750 and 1000. So these were the large states. ये वो लार्ज बड़े बड़े स्टेट्स थे, साम्राज्य थे जो नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुए थे डेक्कन इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में। इनमें से एक था पाला एम्पायर विच डोमिनेटेड द ईस्टर्न इंडिया। जैसा कि हम लोग यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, ये ईस्टर्न इंडिया का पार्ट को वो डोमिनेट कर रही है और ये लगभग मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी तक डोमिनेट करती रही। उसके बाद आता है द प्रतिहारा एम्पायर विच डोमिनेटेड वेस्टर्न इंडिया। प्रतिहारा जो है लगभग वेस्टर्न इंडिया को डोमिनेट कर रही थी, ठीक है ना। और ये भी लगभग 10th सेंचुरी के तक जो है वो डोमिनेट करती रही वेस्टर्न इंडिया एंड द अपर गंगेटिक वैली जो है ये वाला एरिया, इस पे भी। नेक्स्ट जो है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राष्ट्रकूटा एम्पायर विच डोमिनेटेड द डेक्कन एंड ऑल्सो कंट्रोल टेरिटरीज इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो ये जो राष्ट्रकूटा एम्पायर है ये काफ़ी, देखिए डेक्कन से लेकर नॉर्थ और साउथ पूरा एम्पायर जो है इसको उसने कवर किया था और ये काफ़ी बड़े एरिया में जो है ये शासन करता रहा है, ठीक है। ऑफ द 3 द राष्ट्रकूटा एम्पायर लास्टेड द लॉन्गेस्ट। अगर तीनों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो एम्पायर था वो द राष्ट्रकूटा एम्पायर था, सबसे इंपॉर्टेंट भी था और सबसे लंबे समय तक रूल करने वाला भी एम्पायर था। It was not only the most powerful empire of the time, but also acted as a bridge between North and the South India in economic as well as the cultural matters. तो ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा एम्पायर ही नहीं था, बल्कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में ब्रिज का भी काम करता था। तो देखिए, ये जितने भी जो मैं अभी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी देने जा रहा हूँ वो सारे काफ़ी ऑथेंटिक हैं और जो सतीश चंद्रा की बुक है वो बुक से लिए गए हैं। तो आई थिंक इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसमें मैटर्स दिए गए हैं वो सारे ऑथेंटिकेटेड एंड काफ़ी प्रिसाइज्ड हैं, काफ़ी परफेक्ट जो डेटाज हैं वो यहाँ पर आपको शो किए जाएंगे। चलिए, तो अब हम लोग जो है आगे शुरू करते हैं।
द स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन इन नॉर्थ इंडिया। देखिए, डोमिनेशन का खेल लगातार चलता रहा था। किस तरीके से सब ये तीनों ही, चाहे वो पालाज हों, गुर्जर प्रतिहाराज हों और राष्ट्रकूटा हों, सब चाह रहे थे कि नॉर्थ इंडिया में कब्जा बना रहे। तो हम लोग आज जो पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है पालाज के बारे में। तो द पालाज के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। द पीरियड फॉलोइंग द डेथ ऑफ हर्षा वॉज ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्यूजन। देखिए, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देखें। जो पिछला वीडियो था मेरा वो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हर्षवर्धन का जो एम्पायर था, उनकी जो डायनेस्टी थी, उनका जो रेन था वो काफी इंपॉर्टेंट था, काफी बड़ा था। हर्षवर्धन के बाद एक खाली सा मतलब जगह रह गया था और काफी पॉलिटिकल कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया था। और उस जमाने में एक कश्मीर के राजा हुआ करते थे, आदित्य द रूलर ऑफ कश्मीर ब्रॉट पंजाब अंडर हिज कंट्रोल। तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद ललित आदित्य थे जिन्होंने पंजाब को अपने कंट्रोल में लिया और यहाँ तक कि कन्नौज को भी अपने कंट्रोल में लिया, जो कन्नौज पहले का भी हर्षवर्धन का हुआ करता था। और मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि कन्नौज वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन नॉर्थ इंडिया। जिस तरीके से बाद में जाकर जो है दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखने वाली थी पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री के इतिहास से देखा जाए तो, क्योंकि जो जो भी दिल्ली पे कन्कर कर लेता था उसे लगता था कि वो पूरे इंडिया पे जो है राज कर सकता है। तो दिल्ली वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ द रूल। सिमिलरली अर्लियर मेडिवल पीरियड में इसी तरह का था कन्नौज। कन्नौज के ऊपर जिसका शासन होता था उसका लगभग सारे एरिया में जो है काफी इंपॉर्टेंस माना जाता था। तो कन्नौज वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाज देयर, सेंटर ऑफ रूल वाज देयर। सो इट वॉज कंसिडर्ड द सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। जिन्होंने भी कन्नौज को अपने कैप्चर में कर लिया, माना जाता था कि वो नॉर्थ इंडिया की जो है सॉवरेनिटी जो है उनको मिल गई, उनका एकाधिकार जो है हो गया है। तो ललित आदित्य जो कश्मीर के रूलर थे, इवन इन्वेडेड बंगाल। उन्होंने कन्नौज को तो कन्नौज को तो अपने वश में कर ही लिया, साथ ही साथ बंगाल और गौड़, तो बंगाल में गौड़ शासक थे, वहां पर उन्होंने इन्वेड किया एंड किल्ड इट्स रेनिंग किंग। उस समय के जो भी शासक रहे होंगे गौड़ शासक, उनको उन्होंने मार दिया ललित आदित्य ने, और बंगाल को भी अपने कब्जे ले लिया था। बट हीज पावर वांड विद द राइज ऑफ पालाज। लेकिन ये अभी बल बड़े हो ही रहे थे, इनका पावर अभी बढ़ ही रहा था कि उसी समय पालाज और गुर्जर प्रतिहाराज आ गए सीन में। और उनके आने से पालाज और गुर्जर प्रतिहाराज, ये लोग राजपूत थे बाय क्लैन, तो ये लोग के आने से जो ललितादित्य थे कश्मीर के रूलर, इनका जो पावर है वो कहीं ना कहीं वांड हो गया, यानी कि छोटा हो गया और संकुचित हो गया। The Palas and the Pratiharas clashed with each other for control of the areas extending from Banaras to South Bihar। देखिए, पालाज, प्रतिहाराज, गुज्जर्स और राष्ट्रकूटाज, इनमें लगातार लड़ाई चलती रही, हमेशा लड़ाई चलती रही डोमिनेशन को लेकर। जैसा कि मैंने हेडिंग भी दिया है, द स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन इन नॉर्थ इंडिया। ये लगातार इन तीनों के बीच लड़ाई चलती रही थी और ये लड़ाई की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज सहना पड़ा और बाहर के लोगों को भी अटैक करने का मौका मिला, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बनारस से लेके साउथ बिहार तक पालाज और प्रतिहाराज लगातार लड़ते रहे थे, विच अगेन हैड रिच रिसोर्सेज एंड वेल डेवलप्ड इंपीरियल ट्रेडिशन। बिहार से लेके साउथ बिहार मतलब झारखंड वाला एरिया, वहाँ से लेके बनारस तक जो है वो पूरा ये लोग लड़ते रहे थे। और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रिच रिसोर्सेज थे, ठीक है, जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस था, काफ़ी इंपीरियल ट्रेडिशंस यहाँ पर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस यहाँ पर थे। द प्रतिहाराज ऑल्सो क्लैश विद द राष्ट्रकूटाज ऑफ द डेक्कन। और बाद में जो प्रतिहाराज हैं वो राष्ट्रकूटा के साथ लड़ने लगे, तो लगभग एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही थी। पाला प्रतिहाराज के साथ, प्रतिहाराज का राष्ट्रकूटाज के साथ, राष्ट्रकूटा का पाला के साथ, इस तरह से लड़ाई चल रही थी। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से पालाज जो है सीन में आने के बाद क्रिएट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। पालाज के एम्पायर की अगर बात करें तो पाला एम्पायर के फाउंडर थे गोपाला। तो पाला एम्पायर वाज फाउंडेड बाय गोपाला प्रोबेबली इन AD 750। ठीक है, 750 AD में जो है पाला एम्पायर का जो है शायद फाउंडेशन जो है गोपाला ने रखा था। When he was elected by the king of the notable man of the area to end the anarchy prevailing there। और उस समय देखिए, राजा का बेटा राजा बनता था, बट ये पहले राजा थे, इसीलिए इनके पिता राजा नहीं थे, इनके पिता एक सोल्जर थे। इनको चूज करने वाले कुछ नोटेबल जो बड़े रिच लोग होते हैं वो लोग कुछ थे जिन्होंने इनको चूज किया था एनार्की को खत्म करने के लिए। वहां पर जो कन्फ्यूजन का स्टेट बना हुआ था, खालीपन जो था, जो पॉलिटिकल जो है इम्बैलेंस था, उसको दूर करने के लिए कुछ जाने माने लोगों ने मिलकर गोपाला को जो है राज सिंहासन पर बनाया था, राजा बनाया था, राज सिंहासन पर बैठाया था।
गोपाला वॉज नॉट बॉर्न इन ए हाई मच लेस रॉयल फैमिली। तो ऐसा नहीं था कि गोपाला जो है बहुत बड़े खानदान में पैदा हुए थे, खास करके रॉयल फैमिली में तो पैदा नहीं हुए थे। उनके पापा जो हैं, उनके पिता जो हैं वो एक सोल्जर थे एंड ही यूनिफाइड बंगाल अंडर हिज कंट्रोल। तो गोपाला ने बंगाल को अपने अंडर लाया एंड इवन ब्रॉट मगध, मगध दैट मीन्स बिहार, प्रेजेंट डे बिहार, तो उन्होंने उसको भी अपने कंट्रोल में लाया था। गोपाला वॉज सक्सीडेड इन AD 770 बाय हिज सन धर्मपाला। गोपाला के शासन के बाद, तो गोपाला का शासन जो है लगभग 750 से लेकर 770 तक चला, यानी कि 20 साल इन्होंने, गोपाला ने जो है 20 साल शासन किया। उसके बाद उनके बेटे, गोपाला के बाद जो है, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गोपाला जो है वो फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के। इसके बाद आ गए धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल। तो धर्मपाल, गोपाल जो है वो 20 ईयर्स तक शासन किए, धर्मपाल जो है वो 40 ईयर्स तक शासन किए। देखिए याद रखना काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। गोपाला जो है 750 में जो है राज सिंहासन उन्होंने संभाला था, तो 20 ईयर्स का होने के बाद जो है, यानी कि 770 में इनकी डेथ हो गई, और उसके बाद 770 में उनके बेटे धर्मपाल ने सिंहासन संभाला, और ये लगभग 810 तक इनका शासन चला। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द ट्रिपटाइट स्ट्रगल। देखिए ये स्ट्रगल काफ़ी फेमस स्ट्रगल है इतिहास के दृष्टिकोण में, हर बुक में आपको ये मिलेगा कि ये तीनों के बीच में जो लगातार संघर्ष चल रहा था, दैट मीन्स द पालास, द प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूटास, ये स्ट्रगल लगातार चल रहा था। तो देखते हैं ये ट्रिपटाइट स्ट्रगल, तीन स्तरीय स्ट्रगल, मतलब यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ है पालास, यहाँ है राष्ट्रकूटास, और यहाँ है, मतलब इस तरह से था ये। इसको मैं हटा देने का कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए ये जो स्ट्रगल है वो कुछ इस तरीके का चल रहा था। यहाँ है राष्ट्रकूटास, सॉरी, यहाँ है पालास, यहाँ है प्रतिहारास एंड गुज्जर्स, एंड यहाँ है राष्ट्रकूटास। तो ये लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा था। His reign was marked by tripartite struggle। तो धर्मपाला की बात हो रही है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि गोपाला के बाद धर्मपाल आए। तो धर्मपाल का जो शासन है 770 से लेकर 810 AD तक चला था। तो उनके समय की बात है, एक ट्रिपटाइट स्ट्रगल चल रहा था पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बीच में फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज एंड नॉर्थ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कन्नौज का जो पोजीशन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन था। कन्नौज जो है इट इज़ लाइक दिल्ली, आज के प्रेजेंट जमाने का या मॉडर्न इंडिया का जो दिल्ली का जो पोजीशन था, सेंटर पोजीशन, वैसा ही पोजीशन था कन्नौज का। कन्नौज के ऊपर जिसका शासन होता था उसको जो है माना जाता था कि उसका काफ़ी बड़ा जो है शासन है, और वो बाकी जो एरियाज हैं इंडिया के उसमें शासन करने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। काफ़ी अच्छा कंट्रोल भी रहता था। द प्रतिहारा रूल्ड एडवांस अपॉन गॉड बंगाल। प्रतिहारा का जो रूल है वो आगे बढ़ा और गॉड बंगाल तक पहुंचा। बट बिफोर ए डिसीजन कुड बी टेकन ही वाज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा। लेकिन इससे पहले कि कुछ आगे हो पाता, आगे ही जो है राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा के द्वारा उनको हरा दिया गया एंड वाज फोर्स्ड टू सीक रिफ्यूज इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और आखिरकार क्या हुआ, इनको राजस्थान में एक तरह से रिफ्यूज लेना पड़ा। ध्रुव देन रिटर्न टू द डेक्कन। ध्रुव जो है फिर वो डेक्कन वापस आ गए एंड दिस लेफ्ट द फील्ड फ्री फॉर धर्मपाल। तो ध्रुव जो है वो वापस डेक्कन आ गए थे और इसके लिए धर्मपाल को जो है एक अच्छा खासा मौका मिला। हु ऑक्युपाइड कन्नौज एंड हेल्ड ए ग्रैंड दरबार अटेंडेड बाय वैसल रूलर फ्रॉम पंजाब ईस्टर्न राजस्थान। वहां पर उन्होंने एक जबरदस्त दरबार लगाया और उनके ही अंडर जो है रूल करने वाले पंजाब और राजस्थान के जो रूलर हैं उनको वहां पर बुलाया गया। तो इस तरीके से देखिए धर्मपाल को किस तरीके से मौका मिला था, क्योंकि मैंने आपको बताया फिर एक बार राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा का लड़ाई वहां चल रहा था बंगाल में, और राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा ने जो है प्रतिहारा रूलर को हरा दिया था वहां पर जो भी प्रतिहारा रूलर थे, और इस कारण से ध्रुवा जो है वहां से फिर चले गए। और जैसे ही चले गए तो धर्मपाला के लिए बिल्कुल ओपन जगह हो गई और उनको आसानी से कब्जा करने का मौका मिल गया बंगाल और कन्नौज में। The triumphal career of धर्मपाल may be placed between AD 790 to 800। देखिए अगर जीत वाली बात बताई जाए ना तो धर्मपाल का जो जीत का कैरियर था वो 790 से लेकर 800 तक ही लगातार चला था। धर्मपाल could not however consolidate his power in North India। हालांकि वो जीतते जरूर रहे थे लेकिन नॉर्थ इंडिया में उन्होंने अपना पावर जो है वो कंसोलिडेट नहीं कर पाए थे। The Pratihara power revived under Nagabhat II। धर्मपाल fell back but was defeated near मुंगेर। जो प्रतिहारा पावर जो है वो दोबारा से वापस आया जब नागभट्ट II जो है प्रतिहारा के रूलर बने, और इसीलिए धर्मपाल को जो है वापस आना पड़ा, उसे वापस झुकना पड़ा एंड वाज डिफीटेड नियर मुंगेर। और मुंगेर के पास बिहार में उनको हार झेलना पड़ा नागभट्ट
द्वितीय के द्वारा, धर्मपाल को। एंड मॉडर्न ईस्ट उत्तर प्रदेश, अभी मॉडर्न ईस्ट उत्तर प्रदेश में है मुंगेर, रिमेन्ड ए बोन और कंटेंशन बिटवीन द पालाज एंड प्रतिहाराज। ये जगह जो है पालाज और प्रतिहाराज के बीच में लगातार झगड़े का कारण बनता रहा था। तो ये था ट्रिपटाइट स्ट्रगल, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा की लड़ाई, इसमें पालाज की एंट्री और पाला को फिर दोबारा से जो है प्रतिहारा के द्वारा हरा दिया गया। तो यही चल रहा था लगातार, ठीक है, इसी को बोला जाता है ट्रिपटाइट स्ट्रगल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब अगले स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं देवपाल के बारे में। देखिए धर्मपाल के बाद जो है देवपाल आए थे शासक बनकर, और ये जो है 810 में, यानी कि धर्मपाल जब जिन्होंने शासन छोड़ा उनकी डेथ हो गई 40 साल के बाद अपने शासन के, तो आखिरकार ये जो है देवपाल ने संभाला। एक्सटेंडेड इज कंट्रोल ओवर प्रागज्योतिषपुर, दैट मीन्स आज का मॉडर्न असम, उसका नाम पुराना नाम था प्रागज्योतिषपुर, एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। तो देवपाल जो आए उन्होंने अपना शासन प्रागज्योतिषपुर यानी कि असम और उड़ीसा के कुछ पार्ट तक अपना शासन फैलाया। प्रोबेबली ये पार्ट ऑफ मॉडर्न नेपाल वाज आल्सो ब्रॉट अंडर पाला सुजरनिटी। तो हो सकता है कि नेपाल का भी कुछ हिस्सा जो है वो पाला डायनेस्टी के अंडर भी आ गया था देवपाला के समय में, ठीक है। Thus for about 100 years, तो फिर 100 साल तक, from the middle of the 8th to the middle of the 9th century, the Pala rulers dominated Eastern India। तो 100 सालों तक, लगभग मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी से लेकर मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी तक पाला रूलर्स ने ईस्ट इंडिया में पूरा अपना दबदबा बनाए रखा। फॉर सम टाइम देयर कंट्रोल एक्सटेंडेड अप टू वाराणसी, कुछ समय के लिए तो उनका वाराणसी तक भी कंट्रोल फैल गया था। देयर पावर इज अटेस्टेड बाय एन अरब मर्चेंट, उनका पावर के बारे में एक अरब व्यापारी हैं जिनका नाम था, अरब व्यापारी थे सुलेमान, उन्होंने कुछ लिखा था। हु विजिटेड इन इंडिया इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी एंड रोट ऑन अकाउंट ऑफ इट, और वो इंडिया आए थे मतलब लगभग मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी में, और उन्होंने जो है आखिरकार यहाँ पर बताया है कि किस तरीके का जो है शासन था उस जमाने में। ही कॉल्स द पाला किंगडम रुमा या धर्म, शॉर्ट ऑफ धर्मपाल। तो धर्मपाल को नाम से जो है वो रुमा बोलते थे, यानी कि धर्म का ही रुमा उसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो धर्मपाल का शॉर्ट, एंड सेज दैट द पाला रूलर वाज एट वॉर विथ हिज नेबर्स, और उन्होंने लिखा है सुलेमान ने कि पाला रूलर जो है अपने पड़ोसियों से लगातार झगड़े कर रहे थे। एंड द प्रतिहाराज एंड द राष्ट्रकूटाज बट हिज ट्रूप्स वेयर मोर न्यूमरस एंड हिज एडवर्सरीज। तो उन्होंने कहा था कि भाई लगातार लड़ाई तो चल रही थी लेकिन इनकी ट्रूप्स जो थी वो काफी अच्छी खासी थी, ठीक है ना। एंड उन्होंने लिखा भी है कि बहुत डिफरेंट ट्रूप्स था इनका, ठीक है, काफी बड़ी नंबर में थे और काफी विविधता थी। उन्होंने लिखा है, he tells us that it was customary for the Pala king to be accompanied by a force of 50,000 elephant। उन्होंने सुलेमान ने लिखा है 50,000 हाथी होते थे पाला रूलर के पास, 10,000 से 15,000 मैन होते थे आर्मी में, एंड पूरी तरह से जो है कपड़ा धोने का काम करते थे। इतने सारे लोग होते थे, मानना पड़ेगा, आर्मी का कपड़ा धोने के लिए। इवन इफ दीज फिगर्स में एग्जेजरेटेड, अगर हमें लगता है कि हाँ धोबी जो है 10,000 से 15,000 होते थे, आर्मी का कपड़ा धोने के लिए रखा जाता था, अगर ये बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, फिर भी वी कैन एज्यूम दैट द पालाज हैड ए लार्ज मिलिट्री फोर्स एट देयर डिस्पोजल। ये भले ही मान लेते हैं कि ये सच्चाई नहीं रही होगी, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला गया है, बट फिर भी हम मान लेते हैं कि उनकी आर्मी जो है काफी अच्छी खासी रही होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द पाला रूलर्स वेयर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड रिलीजन। माना जाता है कि पाला रूलर्स जो हैं वो बुद्धिस्ट लर्निंग और रिलीजन के काफ़ी ग्रेट पैट्रन्स थे, काफ़ी मान्यता देते थे वो लोग। द नालंदा यूनिवर्सिटी विच हैड बीन फेमस ऑल ओवर द ईस्टर्न वर्ल्ड वाज रिवाइव्ड बाय धर्मपाल। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो फेमस था पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन के लिए, है ना, ये इसको रिवाइव किया था, इसको दोबारा से अच्छा बनाने का काम जो है धर्मपाल ने किया था, और 200 विलेजेस को जो है सेटअप किया था कि उसका खर्चा जो है 200 गांव के से जो टैक्स उठाया जाएगा उससे वहां पर चुकाया जाएगा। ही ऑल्सो फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विच बिकेम सेकंड ओनली टू नालंदा इन फेम। उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी स्थापना की थी और ये नालंदा के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट नामी यूनिवर्सिटी रहा था। इट वॉज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। माना जाता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी ऊंचाई पर अवस्थित है, गंगा मगध में, गंगा के किनारे। एंड एमिडिस प्लेजेंट सराउंडिंग, काफ़ी जबरदस्त सराउंडिंग भी है आसपास। द पालास बिल्ट मैनी विहारास इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव्ड।
पालास लोगों ने काफ़ी सारे विहार बनाए थे, विहार मतलब घर, आश्रय, आलय बनाए थे बहुत सारे बुद्धिस्ट भिक्षुक लोगों के रहने के लिए। द पाला रूलर्स ऑल्सो क्लोज कल्चरल रिलेशन विद तिब्बत। पाला रूलर्स का जो है काफ़ी अच्छा रिलेशन था तिब्बत के साथ। मैनी तिब्बतन बुद्धिस्ट फ्लॉक टू द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला फॉर स्टडी। बहुत सारे तिब्बतन जो बुद्धिस्ट हैं वो अक्सर जो है नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए अक्सर आते रहते थे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि पाला डायनेस्टी के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने जाना। अभी थोड़ा सा और जो है पाला डायनेस्टी पे हम लोग फोकस करेंगे। चलिए, ऑल्दो द पाला वेयर सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म, भले ही ये लोग बुद्धिज्म के सपोर्टर थे, दे ऑल्सो एक्सटेंडेड देयर पैट्रोनेज टू सैविज्म एंड वैष्णविज्म। भले ही ये बुद्धिस्ट के सपोर्टर थे, पैट्रन्स थे, बट स्टिल वो लोग सैविज्म और वैष्णविज्म को भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस देते थे। दे गेव ग्रांट्स टू लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण्स, वो काफ़ी सारे ब्राह्मण्स को भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है ग्रांट यानी कि पैसा वैसा मुहैया कराते थे। फ्रॉम नॉर्थ इंडिया हु फ्लॉक टू बंगाल, तो ये काफ़ी सारे ब्राह्मण्स को वो अक्सर जो है ग्रांट दिया करते थे। देयर सेटलमेंट हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन इन द एरिया एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी पैस्टोरलिस्ट एंड फूड गैदरर्स हु सेटल डाउन टू द कल्टीवेशन। उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को भी यहाँ पर सेटल कराया था कल्टीवेशन के लिए, और उनके सेटलमेंट से काफ़ी कुछ बदला था। ठीक है, फूड गैदरर्स से ये लोग पैस्टोरलिस्ट से लेकर जो है, देखिए जितने भी चरवाहे थे या फूड गैदरर्स थे वो आखिरकार एक जगह सेटल होकर खेती बाड़ी करना शुरू कर चुके थे। ये काम हुआ था। The growing prosperity of Bengal helped in extending trade and cultural contacts with the countries of South East Asia, Burma, Malaya, Java and Sumatra. इनका जो लगातार जो बिजनेस चल रहा था और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, तो इनका जो रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन, ट्रेड जो है, वो कल्चरल कॉन्टैक्ट जो है वो दूसरे देशों के साथ भी चलने लगा था पालास का, साउथ ईस्ट एशिया, बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा के साथ। The trade with Southeast Asia was very profitable and added greatly to the prosperity of the Pala Empire and led to the incursion of gold and silver from these countries into Bengal. तो पाला एम्पायर के साथ बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस इनका चल रहा था, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के साथ इनका काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस चल रहा था, और इसकी वजह से जो है दूसरे देश से जो है बंगाल में बहुत ज़्यादा सोना और चांदी आने लगा था। The powerful Salinda dynasty, which was Buddhist in faith and which ruled over Malaya, Java, Sumatra and the neighboring island, sent many embassies to the Pala court and sought permission to build a monastery at Nalanda. तो यहाँ पर जावा, सुमात्रा, मलाया, ये सब में ना एक सैलेंदर डायनेस्टी हुआ करती थी, काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी हुआ करती थी। इनके साथ इनका बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट था, और इन्होंने जो है परमिशन मांगा था पाला रूलर से कि वो अपनी एम्बेसीज जो हैं भेजना चाहते हैं पाला के कोर्ट में, और परमिशन मांगा था उन्होंने कि नालंदा के पास बहुत सारी वो मोनेस्ट्री बनाना चाहते हैं, है ना। एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड द पाला रूलर देवपाला, उन्होंने देवपाला से रिक्वेस्ट भी किया था कि हमें जो है 5 विलेज दे दें, ताकि हम लोग जो भी मोनेस्ट्री बनाएंगे, जो भी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उसको देख रेख के लिए जो है उस 5 गाँव को हम लोग के हवाले कर दीजिए, उसमें से जो भी ग्रांट आएगा हम लोग उसका खर्च जो है उस पे करेंगे। द रिक्वेस्ट वाज ग्रांटेड एंड बियर्स टेस्टिमोनी टू द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू एम्पायर्स। ये जो रिक्वेस्ट था ये ग्रांट कर दिया गया, और ये इस बात का सबूत है कि इन दोनों के बीच में काफी अच्छा रिलेशन था, पाला डायनेस्टी और सैलेंदर डायनेस्टी के बीच में। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो पाला डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो है प्रतिहाराज।